सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग लेने वाले हैं बोर्ड वाला शॉर्ट, जिसमें कि सबसे पहले पहला चैप्टर क्लास 10 सिविक्स का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग, इसके सभी टॉपिक्स, उनके सब टॉपिक्स, उससे संबंधित कीवर्ड, इन सभी पॉइंट्स को आज के सेशन में कंसोलिडेट करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। क्योंकि कीवर्ड्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी आंसर राइटिंग को बेस्ट आंसर राइटिंग की तरफ मूव करवाता है। यानी कि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तो एक बेस्ट आंसर राइटिंग को आप अंजाम नहीं दे सकते। तो आंसर शॉर्ट तो आप लीजिए, पढ़िए, एक पूरी कहानी पूरी चैप्टर की आपके दिमाग में तैरती हुई होनी चाहिए। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित कीवर्ड्स भी आपके दिमाग में तैरने चाहिए। क्योंकि जब आपके पास शब्द भंडार नहीं रहेंगे तो बेहतर, शानदार, जानदार, जबरदस्त आंसर राइटिंग को आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें कि हम लोग पावर शेयरिंग को डन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की, जो इस पूरे चैप्टर में हमको देखने को मिलती है। सबसे पहला, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है और दो देशों के केस स्टडी। ये दोनों देश भारत के एक राज्य है जिसका नाम हरियाणा, इससे भी छोटे हैं। कौन कौन से? बेल्जियम और श्रीलंका। और इसके बाद इन दोनों देशों की हम लोग कंप्लीट करेंगे केस स्टडी, जिसमें कि इनके एथनिक कंपोजिशन, इनकी एथनिक डाइवर्सिटीज और इनकी इन दोनों देशों संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होंगे उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। इसके बाद पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इन दोनों देशों के केस स्टडी को देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी, यानी व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल या व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, इस पूरे पॉइंट को कंप्लीट करते हुए हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स में है, कितने टाइप्स की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। और इस पूरे एस्पेक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि एनसीईआरटी ने इस पूरे चैप्टर को कितने पेजेस में समेकित करके रख दिया है, कंसोलिडेट करके रख दिया है। यानी कि इस पूरे चैप्टर को जो रूपरेखा की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो 7 पेजेस में इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा निर्धारित है। और हमारा जो कंटेंट होगा इन्हीं 7 पेजेस से संबंधित होगा, हमको इतना ही पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी को ही देखेंगे और उसी केस स्टडी से हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे। और उस कंक्लूजन के बाद हमारी कहानी का अगला मोड़ आएगा, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडी इस पूरे चैप्टर के प्रारूप की। तो प्रारूप की अगर बात करें तो हम इन दोनों देशों की, कौन कौन से, बेल्जियम और श्रीलंका की बात करते हैं। दोनों देशों को देखेंगे, एथनिक कंपोजिशन को, एथनिक वेरिएशंस को, और फिर अपने यहाँ की एथनिक डाइवर्सिटीज को इन दोनों देशों ने किस प्रोसेस के माध्यम से डील किया, हल किया, उस पर बात करते हैं। यानी बेल्जियम ने अपने यहाँ एकोमोडेटिव पॉलिसीज को एडॉप्ट करा, एकोमोडेशन की पॉलिसीज को एडॉप्ट करा और अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को एंटरटेन किया। और बात करें अगर मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज को एडॉप्ट करा और इसका क्या रिजल्ट आया, इसको हम लोग आगे सेशन में बात करेंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में इन दोनों देशों की एथनिक कंपोजिशन और इन दोनों देशों ने उस अपने डाइवर्सिटीज को, अपने एथनिक कंपोजिशन को किस प्रोसेस के माध्यम से हल किया और उसका क्या रिजल्ट हुआ, देश में शांति बनी कि शांति भंग हुई, इन दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे। यानी कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेल्जियम के लिए। बेल्जियम की अगर बात करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हमने जो प्रारूप खींचा था उसमें हम लोग देखेंगे बेल्जियम की केस स्टडी, और केस स्टडी में देखेंगे एथनिक कंपोजिशन, यानी कि क्या वेरिएशंस हैं, क्या डाइवर्सिटीज इस देश में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो ये देखने को मिलता है कि जो बेल्जियम का जो मैप है आप देख पा रहे होंगे, और इस मैप के अकॉर्डिंग इस पूरे बेल्जियम को 2 क्षेत्र में, 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलोन रीजन। यानी एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। अगर उस पर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये मैप, इसमें जो अपर पार्ट है उसको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, जो लोअर पार्ट रेड वाला आपको दिख रहा है उसको वेलोन रीजन यानी वेलोनिया रीजन बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये आपको मैप के माध्यम से अब तक तो कंफर्म हो ही गया होगा। अब देखते हैं उसके कीवर्ड्स को, उसके पॉइंट्स को, कि 59% लोग, जो 59% बेल्जियम जो हैं रहते हैं किस क्षेत्र में, फ्लेमिश रीजन में, यानी कि अपर पार्ट में, और बोलते हैं कौन सी भाषा को, डच लैंग्वेज को, डच भाषा को। और 40% लोगों की अगर बात करें तो वो रहते हैं वेलोन रीजन में यानी वेलोनिया रीजन में, और बोलते कौन सी भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज। पहला पॉइंट। इसके बाद जो रिमेनिंग 1% है, यानी जो बचे हुए 1%, यहाँ पे मैप की अगर बात करें, ये जो मैप में दिख रहा होगा 1%, इस 1% की बात करें तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है।
यानी 59% लोग पूरे पॉपुलेशन का रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और बोलते हैं डच। 40% लोग रहते हैं वेलोनिया रीजन में और बोलते हैं फ्रेंच। रिमेनिंग 1% लोग जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले कंसीडर किए गए। अब इसकी कैपिटल सिटी की बात करें, यानी कैपिटल सिटी आप देख पा रहे होंगे, जब मैप देखेंगे तो आपको श्योर हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स हम बोलते हैं। कैपिटल सिटी अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो उसमें कंडीशन बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल कंट्रारी है। क्या है, अगर कैपिटल सिटी की बात करें तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। यानी कि जो कंडीशन, जो डच स्पीकिंग पीपल है कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री, मतलब देश में अधिक है, लेकिन वहीं पे हर माइनॉरिटी की, उसमें कैपिटल की बात करें तो कैपिटल माइनॉरिटी में, मतलब जो देश में अधिक है वो राजधानी में कम है और जो देश में कम है वो राजधानी में अधिक है। यहाँ पे डेटाबेस के माध्यम से अभी आपने देखा, यानी कि मैप में एक चर्चा करें तो मैप में हमको ये दिख रहा है, ये जो है फ्लेमिश रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन है, और नीचे वाला अगर बात करें तो वो आपका बेलून, ये फ्लेमिश रीजन है, वेलोनिया रीजन है, और ये कैपिटल सिटी है। यहाँ पे 59% पॉपुलेशन रहती है जो डच स्पीकिंग है, यहाँ पे 40% पॉपुलेशन रहती है जो फ्रेंच स्पीकिंग है, बाकी बचा 1% कौन है, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। कैपिटल सिटी की बात करें तो कैपिटल सिटी में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% यहाँ पे जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे डेटा को आप वेरी कराएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो देश में अधिक है कौन, डच, वो कैपिटल सिटी में क्या है, माइनॉरिटी में, और जो देश में कम है वो कैपिटल सिटी में क्या है, बहुत प्रचंड मेजोरिटी में है। इस प्रकार की कुछ एथनिक कंपोजिशन हमें बेल्जियम की केस स्टडी में देखने को मिलती है। अब इस प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सिटी की क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है बेल्जियम में, उसको कैसे हल करेगा, किस पॉलिसीज को एडॉप्ट करेगा, तो वो अपने यहाँ पॉलिसीज को एडॉप्ट करता है जिसका नाम होता है एकोमोडेशन। ये आपको पता भी होगा, इसको हम चर्चा करते हैं। और इसके पॉइंट की बात करें कि जो अपने एकोमोडेशन में क्या क्या प्रोसेस को उसने अंजाम दिया, तो सबसे पहले उसने रिकॉग्नाइज किया अपनी जितनी भी एग्जिस्ट करती हुई रीजनल डिफरेंसेस हैं और जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं। यानी कि बेल्जियम के जो जितने भी लोग रहे होंगे बुद्धिजीवी वर्ग, उसने ये देखा होगा कि सबसे पहले जो डाइवर्सिटीज है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कितनी डाइवर्सिटीज है, जो रीजनल डिफरेंसेस है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, पहले उसको उन लोगों ने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, समझा, और उसके बाद 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया, 4 बार अपने संविधान संशोधन किया, और उसके बाद कुछ एक ऐसी व्यवस्था को उन लोगों ने लॉन्च किया जिसमें कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी लोग हैं बेल्जियम के वो सभी एक साथ एक देश में रह लें। क्या कर दिया गया, अपनी यहाँ की कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को पकड़ा और इसके बाद संविधान में 4 बार संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद इस नतीजे पहुंचे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम बनाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग फ्रेंच और डच दोनों वाली जो स्पीकिंग वाली जो पॉपुलेशन है उनको इक्वल कर देंगे। जब मिनिस्ट्री बनाएंगे तो जितने डच के लोग रहेंगे उतने फ्रेंच के लोग रहेंगे, तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। शानदार अरेंजमेंट, बहुत ही शानदार। इसके बाद अगर देश में एग्री कर गए, देश में कौन था ज्यादा, डच, वो एग्री कर गया, चलो भाई इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर। तो राजधानी में कौन ज्यादा था, फ्रेंच, वो भी एग्री कर गए, चलो भाई हम भी। तो राजधानी में और देश में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिए गए। इसके बाद इसकी वजह से कोई भी सिंगल जो कम्युनिटी है किसी भी डिसीजन को अकेले नहीं बना सकती, अकेले चेंज नहीं कर सकती। और इसके बाद साथ ही साथ मेनी powers of the central government have been given to state government to the 2 regions of the country। जो पूरी पावर का कंसोलिडेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, उसको रोका नहीं गया, बल्कि उसको स्टेट्स के साथ क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया। और इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हर डिसीजन के लिए कुछ डिसीजन वो खुद भी ले सकती है, कुछ काम वो खुद भी कर सकती है, उसकी भी एक ऑटोनॉमी है, वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। वो सबऑर्डिनेट नहीं रहा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी वो खुद भी काम कर सकता है, खुद भी डिसीजन ले सकता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर हो गया। संविधान को 4 बार संशोधन कर दिया, इतना शानदार कदम उठाया, और साथ ही साथ एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी उन्होंने बना दिया। सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो लाया ही लाया, एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी सामुदायिक सरकार है।
इसका मतलब क्या है, जितने भी प्रकार के और भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो डिफरेंसेस लैंग्वेज के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, या किसी भी प्रकार से डिफरेंसेस हो, उन सभी डिफरेंसेस को टैकल करने के लिए भी एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया उन लोगों ने। कहाँ के लोगों ने? बेल्जियम के जो बुद्धिजीवी वर्ग ने, जितने भी संविधान की व्यवस्था की, संविधान में संशोधन किया, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, उन लोगों ने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट दे दिया, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज एंड वन कम्युनिटी। यानी कि जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, उन सब के लिए भी, उनकी इश्यूज को समझने के लिए भी एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड दिस गवर्नमेंट, यानी इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज अपने मतलब अपनी कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज इस आदि जितनी भी समस्या है उससे संबंधित कानून बना सकता है, काम वो कर सकता है। यानी बड़े शानदार तरीके से उन्होंने मेंटेन किया। इसकी वजह से हम कहें लास्ट में एनसीईआरटी ने कहा कि बेल्जियम मॉडल जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसने इस प्रकार के अरेंजमेंट को करके, इस प्रकार के शानदार अरेंजमेंट को करके अपने यहाँ बड़ी शानदार तरीके से डाइवर्सिटीज को मेंटेन कर लिया और किसी भी प्रकार का सिविल वार, गृह युद्ध जैसी हालात को बनने से रोक लिया। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो अरेंजमेंट था उसने शानदार काम किया। और जब इस चीज को पूरे ऑल ओवर द यूरोप, क्योंकि बेल्जियम जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है 4 देशों से, फ्रांस से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से और नीदरलैंड से, यानी तमाम देशों का उस प्रभाव है। लैंग्वेज के आधार पर हम लोग देख भी सकते हैं। और जब ये यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश भी है, और जब ऑल ओवर द यूरोप इस चीज को देखते हैं तो बड़े उसका प्रेजिंग करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जब यूरोपीय यूनियन का गठन होता है तो उसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स में ही डिक्लेयर कर देता है कि ब्रसल्स ने एक शानदार एग्जाम्पल दिया है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का, तो हम अपना हेडक्वार्टर भी वहीं स्टेब्लिश करेंगे। तो व्हेन मेनी कंट्री ऑफ द यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन देन ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, तब ब्रसेल्स को उसका हेडक्वार्टर सेलेक्ट किया गया। शानदार प्रस्तुति रही बेल्जियम की, और उसने अपने यहाँ की जो डाइवर्सिटीज थी, चाहे वो कल्चरल हो, रीजनल हो, लैंग्वेज, किसी भी आधार पर डाइवर्सिटीज थी, उसको मेट कर लिया। लेकिन वहीं पे अगर सेकंड केस स्टडी की बात करें, जिसमें हमने देखा था श्रीलंका की स्टडी ऑफ श्रीलंका की अगर बात करें, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हमने जो प्रोस्पेक्टस खींचा था कि हम लोग देखेंगे पहले एथनिक कंपोजिशन और फिर वहां की जो पॉलिसीज उस गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी उसको देखेंगे और फिर उसके रिजल्ट को देखेंगे। तो बेल्जियम का हमने सबसे पहले देखा एथनिक कंपोजिशन, फिर बेल्जियम ने किस पॉलिसीज को अडॉप्ट करके उस वेरिएशंस को डील करने का प्रयास किया, तो एकोमोडेशन, और उसका क्या रिजल्ट आया, शानदार रिजल्ट आया। श्रीलंका के केस में बात करें तो श्रीलंका का सबसे पहले देखेंगे हम लोग एथनिक कंपोजिशन, फिर अपने किस पॉलिसीज को अडॉप्ट करके उस वेरिएशंस को, डाइवर्सिटी को मेट करने का प्रयास किया, उसका क्या रिजल्ट है। एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो श्रीलंका में 2 प्रमुख ग्रुप थे, जिसका नाम एक थे सिन्हाला और स्पीकर, और एक थे तमिल स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर की बात करें तो वो थे 74% और तमिल स्पीकर पॉपुलेशन, तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन की बात करें तो वो थे 18%। यानी देखने से लग रहा है कि सिन्हाला आर इन मेजोरिटी। सिन्हाला किसमें है, मेजोरिटी में। अगर बात करें मेजर सोशल ग्रुप की बात करें तो सिन्हाला स्पीकर हैं और तमिल स्पीकर है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और सिन्हाला भाषा को, यानी सिंघाला, जिसको सिंगली भी हम लोग बोलते हैं, इस भाषा को बोलने वाले लोग 74% एग्जिस्ट करते हैं श्रीलंका में, यानी मेजोरिटी में। और तमिल बोलने वाले लोग 18% एग्जिस्ट करते हैं, कहां पे, श्रीलंका में। यानी मेजोरिटी में कौन है, सिन्हाला। और जब गवर्नमेंट बनती है इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अगर इस 18% की, इस 18% की, तो इस 18% में 2 सब ग्रुप हैं, एक पहला 13 और एक दूसरा है 5, यानी 13, यानी 13% लोग कौन है, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। यानी इस 18% जिसको हम लोग बोल रहे हैं तमिल स्पीकर, इसमें 13% क्या है, श्रीलंकन तमिल। कौन से तमिल, जो श्रीलंका के ही ऑलरेडी हैं, उनके जो फोरफादर हैं वो श्रीलंकन हैं। और 5% कौन है, इंडियन तमिल, जिनके फोरफादर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड यहाँ से प्लांटेशन वर्क कराने के लिए ले गए थे और वो वहीं पर आ गए। यानी तमिल स्पीकर में भी 2 सब ग्रुप, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल 13%, इंडियन तमिल 5%। ये आपका टोटल एथनिक कंपोजिशन कहां का है, श्रीलंका का। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन एक बार फिर से आप रिकॉल करिए, 74% सिन्हाला स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर। 18 में 2 ग्रुप, 13 और 5। 13 कौन है, श्रीलंकन तमिल, और 5% कौन है, इंडियन तमिल। ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया होगा। अगले एस्पेक्ट की बात करें
मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, यानी जितने भी सिन्हाला स्पीकर हैं किस धर्म को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म को, यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, जबकि जो तमिल स्पीकर हैं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है और तमाम धर्म को फॉलो करने वाले, लेकिन सिन्हाला यानी सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं मोस्ट ऑफ देम आर बुद्धिस्ट, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और अगर बात करें धर्म के आधार पे तो 7% क्रिश्चियन जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे। ये धर्म के आधार पे ध्यान रखिएगा, और ये दोनों क्या है? लैंग्वेज के आधार पे। किसके आधार पे है? लैंग्वेज पे। अगर धर्म की बात करें तो 7% क्रिश्चियन जो है तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे। ये पूरी एथनिक कंपोजिशन है कहाँ का? केस स्टडी ऑफ श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। अब यहां पे एक टॉपिक आपका निकल के सामने आएगा, मेजोरिटेरियनिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद। यानी मेजोरिटेरियनिज्म क्या है उसको हम लोग, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगी और इसी पे काम करते हुए आगे बढ़ेगी। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें यह माना जाए कि किसी भी देश में या किसी भी कम्युनिटी में जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है वही योग्य होती है शासन करने के लिए। वही क्या होनी चाहिए? योग्य होनी चाहिए शासन करने के लिए। यानी अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री एंड विच एवर वे इट वॉन्ट, चाहे किसी भी तरीके से वो करे, चाहे सही करे, सही तरीके से शासन करे, चाहे गलत तरीके से शासन करे, लेकिन शासन करने वाली जो योग्यता है हमेशा और हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी में ही होनी चाहिए। ये किसकी आइडियोलॉजी है? मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी है। एंड बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, चाहे भले ही माइनॉरिटी के जो विशेष है, उनकी जो नीड है, उनकी जो कंसर्न है, उसको डिसरिगार्ड कर दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। यानी अगर कहीं हमको दिखता है कि ऐसी शासन पद्धति, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें मेजोरिटी को ही माना जाए कि ये शुड बी एबल टू रूल, और चाहे भले वो किसी भी तरीके से शासन करे और उसके इस तरह के करने पे भले ही जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो डिसरिगार्ड हो रहे हों, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमेशा और हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। अगर ऐसी कहीं फिलॉसफी देखने को मिलती है तो उस फिलॉसफी को हम लोग बोलते हैं, उस आइडियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, यानी हमेशा मेजोरिटी को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें क्या होता है? पॉइंट अगर बात करें केस स्टडी ऑफ श्रीलंका की, तो श्रीलंका की अगर बात करें पूरी कहानी, मेजोरिटी में कौन है? सिन्हाला। सिन्हाला अब इसके बाद क्या एक्टिविटीज करेगी उसको हम लोग देखते हैं। सिन्हाला वेरिएशंस तो हैं, वेरिएशन देख लिया हमने। अब वेरिएशंस के बाद जो श्रीलंका है अपने यहाँ किस पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लेता है? जो गवर्नमेंट में मेजोरिटी क्या है? सिन्हाला की बन गई सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद सिन्हाला क्या कदम उठाती है, उन सभी बिंदुओं को देखते हैं। तो श्रीलंका की बात करें तो ये 1948 में देश आजाद हुआ था, और इसके जो लीडर थे सिन्हाला कम्युनिटी वाले, वो अपना डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे, यानी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, और सिक्योर डोमिनेशन करने के लिए अपने किसके आधार पे? मेजोरिटी के आधार पे। यानी सिन्हाला ज्यादा थे और इस ज्यादा होने के कारण वो अपने सिक्योर को डोमिनेंस करना चाहते हैं ऑल ओवर द तमिल स्पीकर, या जितने भी कम्युनिटी उस देश में थी उन सबके ऊपर, चूंकि वो ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे, इसलिए सिक्योर डोमिनेट करना चाहते थे। सिक्योर जो है अपना डोमिनेंस को सिक्योर करना चाहते थे। तो इस कदम में, इस पूरे स्टेप में जो सिन्हाला की सुप्रीमेसी थी उसको स्टेब्लिश करने के लिए क्या कदम वो उठाते हैं? कौन? श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी सिन्हाला की जो सरकार बनी उसने क्या कदम उठाए? यानी उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी मेजोरिटेरियनिज्म, यानी बार बार एक जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस ऑल ओवर द कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी उस देश में है उसके ऊपर उसका डोमिनेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। और इसके अंतर्गत सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को, अपनी सर्वोच्चता को साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए उसको हम लोग देखते हैं। उसने 1956 में एक एक्ट पास किया। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक कानून पास किया गया जिसके अंतर्गत सिन्हाला को ओनली वन ऑफिशियल, यानी ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा, कौन? सिन्हाला, उसी भाषा को सिन्हाला, यानी कौन सी भाषा को? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड कर दिया गया, और सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। किस कानून के माध्यम से? 1956 में कानून एक पास किया गया सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, और सिन्हाला की जो भाषा है उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। एंड द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला, और गवर्नमेंट उन सभी पॉलिसीज को प्रेफर करती थी, फॉलो करती थी जो सिन्हाला को फेवर करती हो।
मतलब एक प्रकार से झुकाव देखने को मिलता है। सो एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो बात किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी पोजीशन की हो, गवर्नमेंट जॉब की हो, या किसी प्रकार के प्रायोरिटी की हो, तो हमेशा सिन्हाला गवर्नमेंट को सिन्हाला गवर्नमेंट जो है हमेशा सिंहली को यानी सिन्हाला भाषा संबंधित व्यक्ति को ही प्रायोरिटी दे दीजिए। चाहे वो पढ़ने की बात हो, यूनिवर्सिटी जॉब की बात हो, गवर्नमेंट पोजीशन की बात हो, गवर्नमेंट जॉब की बात हो, पढ़ने की बात हो, किसी भी फील्ड में हमेशा सिन्हाला को ही प्रमोट किया जाता था। ये पॉलिसीज कुछ इस तरीके से काम करती थी उस वक्त की श्रीलंकन गवर्नमेंट। और एक नया संविधान स्टिपुलेट किया गया, तैयार किया गया, जिसमें कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म, कि जो स्टेट यानी सरकार खुद, गवर्नमेंट खुद इस चीज को फोस्टर करे, पालन पोषण करे, इस चीज को नरिश करे, किस चीज को, बुद्धिज्म को। क्यों? क्योंकि जो सिन्हाला थे, मोस्ट ऑफ सिन्हाला बुद्धिस्ट थे, तो वहां पे देश खुद एक धर्म को प्रमोट कर रहा है, धर्म को ही फॉलो कर रहा है, उसी धर्म को ही सपोर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे कम्युनल चीज भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है। सो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। और इन सभी एक्टिविटीज के माध्यम से जब लगातार की जाने लगी सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो श्रीलंकन तमिल थे, जो तमिलियन थे, तमिल स्पीकर जो थे, उनके अंदर अलगाव की स्थिति, अलगाव की जो भावना पैदा होने लगी। ये हमारे साथ तो बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट इसका ये पड़ेगा कि द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टी, श्रीलंकन तमिल क्या करने लगे? पार्टी लॉन्च करना शुरू कर दिए, स्ट्रगल करना शुरू कर दिए फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि उनकी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, एंड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। चाहे जॉब की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात, यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, या उनके एजुकेशन की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, इन सभी मामले में चाहे उनकी भाषा को ऑफिशियल भाषा को करार किए जाने की बात हो, या किसी भी मैटर में अपनी बात को रखने के लिए, उस चीज को पाने के लिए जो श्रीलंकन तमिल थे वो क्या कर दिए, मतलब टोटल जो तमिल स्पीकर थे वो पार्टीज, मूवमेंट, स्ट्रगल लॉन्च करना शुरू कर दिए। यानी एक देश में दो धड़ बन चुके हैं। एक धड़ क्या कर रहा है? डोमिनेट करना चाहता है, और एक धड़ कर रहा है नहीं, जो चीजें आप खुद अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हो वो हमारे लिए भी करो, और नहीं कर रहे हो तो भाई चलो लॉन्च करते हैं पार्टीज को, मूवमेंट को, स्ट्रगल को। सो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड इन डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंट तमिल इलम। तो जब उनके डिमांडों को नहीं सुना गया तो नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में आपका डिमांड किया गया कि भाई ऐसा है, जब हमारी डिमांड को आप नहीं मान रहे हैं तो हमको एक तमिल एलम बना दो, इंडिपेंडेंट स्टेट कर दो, और हम अपनी व्यवस्था देख लेंगे, हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो, हम वहीं रह लेंगे, अपनी व्यवस्था देख लेंगे, हमारी कम्युनिटी को हम संभाल लेंगे। लेकिन इस बात पर भी उस वक्त की जो सिन्हालियन जो गवर्नमेंट थी इस बात पे एग्री नहीं करती है। सो वो तमिल एलम की बात करते हैं, विच इज एन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, सो इट शुड टर्न इनटू अ सिविल वार। और जब उनकी सभी मांगों को लगातार एक के बाद एक डिसरिगार्ड किया जाने लगा तो अंत में कंडीशन क्या बनेगी आपको पता होना चाहिए, सिविल वार, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। और दोनों कम्युनिटी के बीच में, सिन्हाला और तमिल दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या कंडीशन हो गई? सिविल वार की कंडीशन, जिससे वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। पूरे देश की जो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इस सारी स्थिति का सेटबैक हो गया, यानी स्थिति बड़ी बद से बदतर हो गई। कहाँ की? श्रीलंका की, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक ने शानदार किया, किसने? बेल्जियम ने, तो प्रशंसा हुई। एक ने नहीं कर पाया तो सिविल वार जैसी कंडीशन से उसको जूझना पड़ गया। यानी पावर शेयरिंग कुछ तो ऐसा है, पावर शेयरिंग कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अगर है तभी उसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक गुड डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। अगला एस्पेक्ट यहीं से पैदा होता है। इस श्रीलंका का मैप आप देख पा रहे होंगे, ये जो येलो कलर का है ये आपका सिन्हाला गवर्नमेंट, जो कि मेजोरिटी में 74% सिन्हाला कम्युनिटी है, और ये आपकी जो टोटल तमिल स्पीकर है जो कि 18%, 13 और 5 की कंपोजिशन में देखने को मिलते हैं। तो यहां से जब हमने इन दोनों देशों को देखा, दोनों देशों के केस स्टडी को देखा, श्रीलंका की और बेल्जियम की, तो हमको एक बात जरूर समझ में आई कि एक छोटे से देश में भी अगर पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट सही से न हो तो कंडीशन कितनी हो सकती है, कितनी बद से बदतर भी हो सकती है और कितनी अच्छी भी हो सकती है। अगर पावर शेयरिंग सही से की जाए तो की न जाए तो, दोनों कंडीशन में अगर की गई तो बढ़िया, नहीं की गई तो कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है। यानी पावर शेयरिंग जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है?
व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग? तो इसके पीछे क्या सिर्फ वही नहीं है कि सिर्फ पावर शेयरिंग। एक गुड डेमोक्रेसी के लिए एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जो पावर को अपने पास कंसोलिडेट न करके बल्कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जितने भी देश के घटक होते हैं, जितने भी आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उनके बीच में पावर को शेयर करती है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर के रूप में पावर को शेयरिंग करना हो, इकोनॉमिकल पावर के रूप में पावर का शेयरिंग करना हो, चाहे टेरिटोरियल पावर के रूप में पावर की शेयरिंग करना हो। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इस पे आते हैं मुद्दे पे। तो पहला रीजन बताया गया प्रूडेंशियल रीजन, जिसको हम बोल सकते हैं तार्किक कारण, एक लॉजिकल कारण है प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा क्या है, मोरल रीजन, एक नैतिक वजह भी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी डिजायरेबल। यानी वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो हम कह रहे हैं कि इसके दो कारण हैं, एक प्रूडेंशियल और एक है मोरल। प्रूडेंशियल में क्या है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि यह समाज में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, समाज में जो विभिन्न प्रकार के कम्युनिटीज हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, उनके बीच के कम्युनिटी में जो व्याप्त विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, इन सभी चीजों को क्या कर लेती है, रिड्यूस, मतलब विवाद बढ़े इससे पहले उसको रोक देती है। यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रकार के विवाद की जो स्थिति है उसको रिड्यूस कर देती है। कौन? पावर शेयरिंग। समाज के विभिन्न ग्रुपों में किसी प्रकार से अगर विवाद की स्थिति बन रही है और अगर पावर शेयरिंग करते हैं तो वो कंडीशन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी। वही कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। यानी किसी भी समाज के, किसी भी देश के समाज में जो विभिन्न डाइवर्सिटीज है, उन डाइवर्सिटीज में अगर हमने पावर को शेयर कर दिया तो उनके बीच में विवाद की स्थिति बहुत कम ही बन सकती है, नहीं बनेगी। और पावर शेयरिंग जो एक ऐसी चीज है जिसकी माध्यम से स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, हम पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल करते हैं, यानी पॉलिटिकल व्यवस्था हमारी स्टेबल रहती है। रोज विवाद होगा तो पॉलिटिकल ऑर्डर कहां से चल पाएगा? अब विवाद नहीं होगा तो समांतरिक, मतलब देश की जो है स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। यानी पावर शेयरिंग के होने के कारण हमने पढ़ लिया। और किसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन रिंग द मेजोरिटी एज वेल। और अगर टायरनी की बात करें, अत्याचार की बात करें, अगर किसी देश में कोई मेजोरिटी है और पावर नहीं शेयर करता माइनॉरिटी के साथ और माइनॉरिटी उससे भिड़ जाती है, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी का ही लॉस होगा? नहीं, मेजोरिटी की भी व्यवस्था र्यून होगी, नष्ट होगी, उसको भी इसका प्रभाव, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर किसी देश में माइनॉरिटी के साथ मेजोरिटी जो है अत्याचार कर रही है तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटी का ही नुकसान नहीं होगा बल्कि मेजोरिटी भी उससे प्रभावित होगी। तो तीन बिंदुओं की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। प्रूडेंशियल रीजन में कहा गया कि ये हेल्प करती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट बनने वाली स्थिति को खत्म कर देती है, रिड्यूस कर देती है समाज में। दूसरी चीज कि इससे पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेब्लिश रहता है। तीसरी व्यवस्था कि अगर पावर को शेयर नहीं करते हैं तो आप, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी जो है किसी पावर को शेयर न करके माइनॉरिटी पे जुल्म करे, अत्याचार करे, तो सिर्फ माइनॉरिटी का नुकसान होगा, मेजोरिटी का भी नुकसान होगा। इसलिए इन सभी वजहों से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन की बात कर रहा है कि इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी की ये आत्मा है। यानी एक देश में अगर वो देश अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर रहा है और पावर को शेयर नहीं कर रहा है, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट? एक वैध सरकार है, क्योंकि सरकार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल व्यवस्था होनी चाहिए। और लोगों के पास अगर पावर की शेयरिंग नहीं हो रही है तो आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट कि इट इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। पावर शेयरिंग करना एक नैतिक बात इसलिए है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की आत्मा होती है। डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर पावर की शेयरिंग नहीं हो रही है इसका मतलब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगले पॉइंट में बात करें, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट एंड पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न। क्योंकि एक देश में लोग कैसे शासित होंगे ये लोग डिसाइड करें, और ये हक उनके पास नहीं है, इसकी पावर उनके पास नहीं है, इतनी पावर उनके साथ शेयर नहीं हो रही गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। यानी कि हमने इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से जान लिया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब देखते हैं फॉर्म्स को, जो कि आज की लास्ट हेडिंग है, जिसमें पावर कितने रूप में मिलती है, पावर कितने फॉर्म्स में है। तो पावर के टोटल कितने फॉर्म है? 4 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 4 फॉर्म है। 4 टाइप्स में पावर डिवाइडेड होती है, 4 टाइप्स में। सो ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल्स आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। जितने भी पॉलिटिकल पावर्स होते हैं उन सबका सोर्स किसको माना गया है? लोगों को। और लोगों से सरकार बनती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एवरीवन हैज अ वॉइस टू इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। किसी प्रकार के पब्लिक पॉलिसीज बनती है तो हर व्यक्ति की आवाज सुनी जानी चाहिए। एंड टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। देयरफॉर इट फॉलोज दैट अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। अधिक से अधिक लोगों के पास पावर की क्या होनी चाहिए? शेयरिंग। मतलब किसी देश में
कितने लेवल तक पावर शेयर की गई, एक आम आदमी तक अगर पावर का एक्सेस है तो उतनी शानदार गुड डेमोक्रेसी होगी। अगर पावर की शेयरिंग ऐसे नहीं, मतलब हर व्यक्ति तक पावर की शेयरिंग नहीं हो रही है, हर व्यक्ति के पास पावर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का उतना ही लेवल जो है नीचे करता है। अगर पावर की शेयरिंग जितनी ही गहराई तक हुई है उतनी ही वहाँ की डेमोक्रेसी शानदार होती है। यानी हर हाल में कहा गया कि जितने भी पॉलिटिकल आर्डर होते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती है, उन सबका स्रोत किसको माना जाना चाहिए? लोगों को। और लोगों के मतलब लोगों में जितना अंदर तक आप पावर शेयर करेंगे उतनी गुड डेमोक्रेसी होगी। तो यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो पहला फॉर्म्स है पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर मे आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड पावर कैन बी शेयर्ड पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। यानी सीधे आते हैं मुद्दे पे, तो पावर जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइडेड है, शेयर्ड है, डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोशल ग्रुप में, समाज में जितने भी देश में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइडेड है, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और भी तमाम जो मूवमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी पावर की शेयरिंग है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट ऑर्गन्स। गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें पावर की शेयरिंग की गई, यानी कि इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहले आप ये समझिए कि जो ऑर्गन में पावर की शेयरिंग हुई है, आर्गन कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं आपके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों एक लेवल पे पावर को एंजॉय करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये गवर्नमेंट के आर्गन कहलाते हैं और इनके बीच में पावर की शेयरिंग है। और इस प्रकार की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज it allow a different organ of government placed at the same level to exercise different powers, so none of this government can exercise unlimited power। क्योंकि ये एक लेवल पे गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको पावर का एक्सरसाइज करने का एक्सेस देती है, और इसकी वजह से ये तीनों जो ऑर्गन है एक लेवल पे होते हैं, इसलिए इन तीनों में कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अरे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सॉरी, वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकती। सभी लोग एक लेवल पे पावर को एंजॉय करते हैं, इसलिए इस पूरे सिस्टम को ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, दिस रिजल्ट अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। 2-3 पॉइंट आप याद रखिए। ऑर्गन किसे कहते हैं? गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आप जानते हैं ये जो सिस्टम है ये सब एक लेवल पावर को एंजॉय करते हैं, इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। और ये इसमें से कोई भी अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकता है, कोई भी डेस्पोटिज्म की तरफ नहीं बढ़ सकता है, इसलिए क्योंकि एक दूसरे के चेक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेक करते हैं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव को, इन सभी आपस में इंटरचेक होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है, यानी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर का जो शेयरिंग है, इसको हम लोग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग तो कहते ही कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। ये आप जानते भी होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। अगले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट के डिफरेंट, अब तक क्या था, सब एक लेवल पे पावर का एंजॉय कर रहे थे, एक मतलब जितने भी, कोई इसमें अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करता था। तो पावर जब डिफरेंट लेवल्स पे शेयर की जाती है तो उसमें क्या होता है, इन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर अ एंटायर कंट्री एंड अ गवर्नमेंट फॉर अ स्टेट या फिर प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ भी चुके हैं फेडरलिज्म में, कि जब पावर की शेयरिंग क्या हो, एक ऐसी सरकार जो देश के लिए बनी, पूरे देश की व्यवस्था को चलाए, फिर इसके बाद एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे राज्य को चलाए जितने प्रोविंशियल लेवल पे हो, और इसके बाद भी कोई लेवल है लोकल गवर्नमेंट, मतलब पावर की शेयरिंग ऐसे घटते क्रम में, एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश को चला रही है, एक ऐसी व्यवस्था देश के बाद जो देश विभिन्न राज्यों में बटा है उसको चला रही है, एक ऐसी व्यवस्था जो राज्य अलग अलग घटकों में बटा है उसको चलाए। यानी कि आपका जो जनरल गवर्नमेंट है एक देश के लिए होती है, उसको पावर दिया गया, एक जो प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे होती है, आपको पता है। इस प्रकार की पावर शेयरिंग एक लेवल से दूसरे लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यानी इस प्रकार के पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कि अब पावर जो शेयरिंग हुई है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। साथ ही साथ इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए
एक व्यवस्था मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश के लिए होती है, एक अलग अलग राज्यों में मतलब एक देश में एग्जिस्ट करने वाले अलग अलग राज्य, और इसके बाद लोकल लेवल पे, यानी कि इस पूरे सिस्टम को लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, और गवर्नमेंट का पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल भी हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट पावर में भी आल्सो शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, हमने देख लिया। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप की बात करें, जो समाज में एक देश में जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हों, रिलीजियस हों, या फिर किसी प्रकार के हों, उनमें भी पावर की शेयरिंग हुई। जैसे कि बेल्जियम के केस में हमने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो लैंग्वेज, रिलीजियस या एजुकेशनल या किसी भी ऐसे मुद्दे पे कानून बनाती है, या किसी भी ऐसी डाइवर्सिटीज़ है, तो उसको एम्पावर करने के लिए उसको भी पावर की शेयर की गई है। चाहे वो रिलीजियस के आधार पे ग्रुप बना हो, चाहे लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, उनमें भी पावर की शेयरिंग हुई समाज में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं। सो बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये हम जानते भी थे। इन सम कंट्रीज there are constitutional and legal arrangement where socially weaker sections and the women are represented in the legislature and administration। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अपने देश में ही बात कर लो, समाज मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी पावर, ये तो समाज का हित ग्रुप है, इसको एम्पावर करने के लिए इसको भी पावर दिया गया कि वो भी समाज में उसका उत्थान हो सके। महिलाओं की डिग्निटी थी, महिलाओं का जो स्थिति थी उसको एम्पावर करने के लिए उसको भी साथ भी पावर शेयरिंग की गई, यानी महिलाएं भी समाज का ही वर्ग ग्रुप थी। सोशली वीकर सेक्शन भी था, इन सबको भी पावर शेयर की गई। यानी हम बोल सकते हैं कि पावर की शेयरिंग सोशल ग्रुप्स में भी हुई है, जिससे उसमें भी तमाम, क्योंकि उसके अंदर भी एलिनेशन की फीलिंग ना आ पाए। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। इसकी वजह से इस प्रकार यानी सोशल ग्रुप में पावर को शेयर करके हम किसी प्रकार से एक देश में एग्जिस्ट करने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेटेड फील होने से बचा सकते हैं और फेयर शेयर ऑफ पावर को हम लोग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज दैट पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट। पावर को पॉलिटिकल पार्टी में शेयर किया गया है, प्रेशर ग्रुप में शेयर किया गया है, और मूवमेंट में शेयर किया गया है। यानी पॉलिटिकल पार्टी में शेयर किया गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, और पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी कोलिजन गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट करती है। वो सब में आपस में किसी एक सरकार को, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, उस सरकार नहीं बना पाती है, तो तमाम पार्टियां एक साथ आकर कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और देश की व्यवस्था को संचालित करती हैं। आपका प्रेशर ग्रुप बनते जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, उसके तमाम नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, ये ऐसे भी ग्रुप को पावर शेयर किया गया क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की मशीनरी को चेक करते हैं। साथ ही साथ मूवमेंट करने, आप जानते हैं तमाम किसान आंदोलन, तो ये आंदोलन वो आंदोलन, तमाम मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनके साथ भी पावर की शेयरिंग है। So the competition between the political parties ensure that power does not remain in one hand। ये इस बात को हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन, भाई पावर एक हाथ में न रह पाए। ये तो सबसे शानदार तरीके से पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को इंश्योर करती है, क्योंकि कभी किसी की सरकार तो कभी किसी की सरकार, हमेशा एक व्यक्ति की सरकार नहीं रही है, पावर कभी एक हाथ में नहीं रहा है। And in the long run, power is shared among the different political parties that represent different ideologies and social group। जो अलग अलग सोशल ग्रुप के होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको चांस मिलता है, वो सभी सरकार बनाते हैं। तमाम लिखा है ना, फॉर द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अलग अलग पार्टी के साथ पावर की शेयरिंग है, चाहे उनका अलग अलग आइडियोलॉजी हो, चाहे अलग अलग सोशल ग्रुप के हों। भाई हर व्यक्ति, हर प्रकार का, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति पॉलिटिकल ऑर्डर में आ सकता है, गवर्नमेंट बना सकता है, कम्युनिटी बना सकता है, ग्रुपिंग कर सकता है, देश में सरकार चलाने में, डिसीजन मेकिंग वाले सिस्टम में, हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे क्या होता है कि पावर कभी भी एक हाथ में कंसोलिडेट होकर नहीं रह जाती है। व्हेन टू आर मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। कोलिजन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट में भी हम लोग जानते हैं पावर शेयर, आपस में शेयर करके सरकार बना लेते हैं, और ऐसी सरकार को कोलिजन गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं। और डेमोक्रेसी की बात करें, वी फाइंड द इंटरेस्टेड ग्रुप सच एज दोज ऑफ द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। ये लोग भी ट्रेड यूनियन बनाते हैं। तमाम प्रकार के ग्रुप्स आप समाज में देखते होंगे जो अपनी अपनी डिमांड को रखने के लिए एम्पावर्ड है। इनके साथ पावर की शेयरिंग है। अगर पावर की शेयरिंग नहीं होती तो क्या ये अपनी बातों को रख पाते? यानी पावर जो है विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के साथ भी शेयर है। सो अगर बात करें आज की इस पूरे रूपरेखा की, तो आज हमने इस पूरे चैप्टर में डिसाइड किया था कि हम इस पूरे चैप्टर के सभी कंटेंट को विथ कीवर्ड के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने देखा मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? तो पावर शेयरिंग क्या है भाई? चाहे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर, सोशल पावर, किसी प्रकार के पावर को शेयर करना है, पावर शेयरिंग है भैया।
पावर शेयरिंग तो है, पावर का कंसोलिडेशन ना। पावर जब एक हाथों में न रखे अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, इस व्यवस्था को हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, दोनों के एथनिक कंपोजिशन, दोनों में यानी बेल्जियम में एकोमोडेशन में और श्रीलंका में हुए मेजोरिटेरिज्म को देखा, क्या रिजल्ट रहा। इसके बाद वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, तो इसमें हमने प्रूडेंशियल और मोरल रीजन को देखा। और फाइनली लास्ट वन इज दैट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने 4 फॉर्म्स को देखा, यानी गवर्नमेंट के आर्गन में पावर की शेयरिंग लेवल्स में, इसके बाद सोशल ग्रुप में, और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, और जो है तमाम जो मूवमेंट है उनके साथ भी पावर शेयरिंग हुई। यानी इस पूरे लेक्चर में हमने आज की सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जितने भी कंटेंट हैं, उनको भली बात कीवर्ड्स के साथ तैयार कर लिया, और जिसमें हमारे बोर्ड के प्रति हमारी जो तैयारी है एक कदम और आगे बढ़ेगी, जिसमें कि इस पूरे चैप्टर को हमने देखा तो देखा, पूरी कहानी को समझा तो समझा, लेकिन साथ ही साथ सभी कीवर्ड्स के साथ। सो आज के इस सेशन में इतना ही। कल हम लोग देखेंगे अगले सेशन में चैप्टर नंबर 2 जो कि सिविक्स का होगा, फेडरलिज्म, और इसको भी हम लोग एक लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट तैयार और अपनी तैयारी को और दुरुस्त करेंगे और उस पूरे चैप्टर को तैयार रखेंगे। यानी कि आज हमने देख लिया पावर शेयरिंग, कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म, इसके बाद जेंडर रिलीजन कास्ट, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, इसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी पूरे चैप्टर का तो वन शॉट है ही है, लेकिन साथ ही साथ उस वन शॉट में जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके जितने सब टॉपिक्स हैं, उसमें यूज कीवर्ड्स हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा। सो आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।